दोस्तों नमस्कार। 11 दिनों का वक्त लगा, लेकिन उसके बाद मोहर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग गई। कल आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब देवेंद्र फडणवीस कल शपथ लेने जा रहे होंगे। 2014 में भी शपथ ली थी, 2019 में भी शपथ ली थी और अब 2024 में भी शपथ लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर तमाम धुरंधर नेताओं के बीच देवेंद्र फडणवीस शायद एक ऐसा नाम है जिसने अपने राजनीतिक यात्रा के दौर में समूचे महाराष्ट्र की राजनीति को ही पलट दिया। यानी एक से एक दिग्गज नेता इस दौर में हाशिए पर चले गए। राजनीतिक तौर पर सारे समीकरण बदलते हुए दिखाई देने लग गए और दिल्ली से दूरी नहीं बल्कि संघ से निकटता इस राजनीतिक शहमात के खेल में देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ी हो गई। यानी एक ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के साथ जुड़ चुकी है जहां उनके सामने आने वाले वक्त में कोई बड़ी चुनौती नहीं है, अपनों का साथ है और जो अपने नहीं है उनका भी साथ लेने की एक चाहत है। देवेंद्र फडणवीस का अपना राजनीतिक इतिहास आज टटोल कर देख लीजिए। हो सकता है आपके जहन में यह सवाल जरूर आए कि 2014 के लोकसभा चुनाव के मैदान में जब नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त मंच पर देश के प्रधानमंत्री, जो उस वक्त हुए नहीं थे लेकिन होने जा रहे थे, वो भाषण दे रहे थे। मंच पर नितिन गडकरी भी मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त नितिन गडकरी का नाम नहीं लिया, देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर लिया। यानी देवेंद्र फडणवीस की अपनी राजनीति एक वक्त नितिन गडकरी की उंगलियों को पकड़कर चलने की थी और आते आते ऐसा वक्त भी आया जब नितिन गडकरी के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस नजर खुलकर दिखाई देने लगे। हालांकि संघ की चौखट पे हमेशा दोनों एक साथ दिखे, अगल बगल की कुर्सी पर दिखे, लेकिन राजनीतिक तिकड़मों के बीच दिल्ली की बिसात पर अक्सर यह माना गया कि देवेंद्र फडणवीस का रास्ता नितिन गडकरी के खिलाफ ही है। और नितिन गडकरी विधान परिषद के सदस्य तब बने थे जब देवेंद्र फडणवीस के पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद उसी सीट पर नितिन गडकरी आते हैं। इस राजनीतिक यात्रा के दौर में किसी ने यह कल्पना की नहीं होगी कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री का कल पद का शपथ लेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में दूर दूर तक ना तो शरद पवार होंगे ना ही उद्धव ठाकरे होंगे। यानी ना तो नेशनलिस्ट पार्टी होगी जिसे शरद पवार ने बनाया, खड़ा किया और महाराष्ट्र की जमीन पर सियासत की एक अलग हवा दिखाई, जो शुगर लॉबी और कोऑपरेटिव लॉबी के साथ चलते हुए जिले दर जिले तमाम रईसों को अपने साथ लेकर चलती थी। गवर्नेंस में उनका दखल था, नौकरशाही और पुलिस प्रशासन अपने तौर पर उनके इशारे पर चलते थे। लेकिन इस दौर में शरद पवार की राजनीति चूक चुकी है। इसी तर्ज पर बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से शिवसेना को बनाया और शिवसेना जिस तर्ज पर खड़ी हुई, उसमें मातोश्री की भूमिका कभी भी वर्षा बंगले में आकर बैठने की नहीं रही। रिमोट से सरकार चलेगी, इशारे पर सरकार चलेगी, जो कहेंगे ठसक के साथ कहेंगे, जिधर बम होगा उधर हम होंगे, कुछ ये अंदाज बाला साहब ठाकरे का रहा। लेकिन शिवसेना भी टूट गई, बिखर गई। लेकिन बाला साहब ठाकरे का नाम उद्धव ठाकरे के साथ ना जाए बल्कि उस शिवसेना के साथ जाए जो शिवसेना देवेंद्र फडणवीस के साथ चले। यह स्थिति क्या कभी किसी ने सोची थी कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 राजनीतिक दल बड़े बड़े आमने सामने होंगे और उन सब के बावजूद भी बीजेपी अपने पुराने हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 132 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। 288 में से 132 सीटें, यह कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की थी और यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि शिवसेना टूटने के बाद
उद्धव ठाकरे हाशिए पर होंगे। एनसीपी टूटने के बाद शरद पवार हाशिए पर होंगे। और जिस एकनाथ शिंदे के लिए देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के कहने पर कुर्सी छोड़ डाली थी, अब वही एकनाथ शिंदे कल डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। राजनीति का यह मजाक, राजनीति की यह गंभीरता, राजनीति में, सियासत में शहमात का यह खेल शायद देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में ही आता है, जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में बीते 10 बरस में रहे हैं। 2014 में मुख्यमंत्री बने, पूरा टर्म पूरा किया, 2019 में चुनाव जीते, 105 सीट मिली। शिवसेना ने कहा हमारा मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस बोले नहीं। दिल्ली उनके साथ चल पड़ी। दिल्ली भी इस मिजाज के साथ थी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। और महाराष्ट्र के भीतर राजनीति का सबसे उलट पुलट फेर सबने पहली बार देखा जब शिवसेना के पीछे कांग्रेस खड़ी थी, एनसीपी खड़ी थी। और वही शिवसेना को जब फडणवीस ने तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे को उसके भीतर से निकाल कर ले गए, उस वक्त शरद पवार सिवाय उद्धव ठाकरे को कुछ सियासी मंत्र देने के अलावे कुछ भी नहीं कर पाए। और जब खुद उनकी पार्टी टूट गई तो फिर भी वो अतीत के राजनीति को याद करते हुए भविष्य की राजनीति की गुत्थी को खोलने में लग गए, लेकिन उनकी हथेली खाली रही। तो देवेंद्र फडणवीस के आश्रय इस दौर को परखना हो तो इस बात से भी परखा जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके से लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा भी अपने माथे पर लिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे की पेशकश कर दी। डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, हम दिल्ली आ जाते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति कोई और संभाले। लेकिन दिल्ली ने संयम दिखाया और इन सब के बीच संघ ने भी संयम दिखाया। और जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए कि बीते 5 महीनों में जिस तर्ज पर बीजेपी दिल्ली के इशारे पर चल रही थी, वो सारी के सारे कंट्रोल आरएसएस के हाथ में आए। आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस को साधा। हर रैली, हर वक्तव्य, हर भाषण, हर शब्द सब पे चिताया। यहां तक कि संघ ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिताया कि आप शरद पवार को भटकती हुई आत्मा मत कहिए, जो उन्होंने लोकसभा में गलती की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना शायद गलती हो गई। महाराष्ट्र की नब्ज को वो समझ नहीं पाए। जिस मराठा आरक्षण को लेकर मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर कोई दूसरा नहीं बल्कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे, उसी देवेंद्र फडणवीस के साथ चलकर मराठा नेताओं और समाजसेवियों से संपर्क संघ ने साधा और एक झटके में मराठवाड़ा की उस पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया, जो लोकसभा में एक भी सीट बीजेपी को देती नहीं है, लेकिन विधानसभा में सब कुछ दे देती है। यह स्थिति कैसे बदल गई और किस तर्ज पर बदल गई, इन सब की परिस्थिति को परखने से पहले बहुत जरूरी है इस दृश्य को देख लेना। महाराष्ट्र विधान के भीतर में, जो विधानसभा है उसके भीतर में, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए देवेंद्र फडणवीस और पीछे लगते हुए नारे, इसे भी सुन लीजिए। विधान भवन के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते वक्त शायद अपने 25 बरस के राजनीतिक सफर को जरूर याद देवेंद्र फडणवीस कर रहे होंगे, क्योंकि पहली बार जब वो विधानसभा पहुंचे थे तो बीजेपी और शिवसेना को 1999 में हार मिली थी। 1995 में पहली बार दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई,
लेकिन 99 में हार मिली। लेकिन देवेंद्र फडणवीस 1999 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और उससे पहले के इतिहास को अगर टटोलिएगा तो हो सकता है नागपुर की उन यादों और उन गलियों को हर कोई याद करता होगा जिसने उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को बतौर पार्षद या मेयर के तौर पर देखा होगा। दरअसल 1987 में देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस की मृत्यु हो गई और उनकी सीट पर नितिन गडकरी निर्वाचित हुए। वो खुद देवेंद्र फडणवीस उस वक्त 17 बरस के थे और संयोग ऐसा था कि 1989 में वहां पर नगर निगम का चुनाव होना था जो टल गया और वो चुनाव 1992 में हुआ। 1992 में चुनाव लड़ते हैं और पार्षद हो जाते हैं। निजी तौर पर हमें इसलिए ये याद है क्योंकि खुद हम नागपुर में उस वक्त लोकमत समाचार में हुआ करते थे। लोकमत समाचार के संपादक SN विनोद, उनके बेटे अनु की दोस्ती देवेंद्र फडणवीस के साथ थी और वो क्रिकेट उनके घर खेला करते थे। एक दोपहर बरसात हो रही थी, क्रिकेट खेल रहे थे, सभी लोग थे, हम भी मौजूद थे और क्रिकेट का मजा ले रहे थे। लेकिन उस दौर में पार्षद नए नए बने देवेंद्र फडणवीस को लेकर कोई कह नहीं सकता था कि जिस तेजी के साथ महाराष्ट्र की सियासत को बदलने के बीच में आकर देवेंद्र फडणवीस खड़े होंगे और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे, वो खुद शायद उस सफर को जरूर याद कर रहे होंगे। उस दौर में उनका शरीर थोड़ा बल्कि था, वो दौड़ते थे तो धीरे धीरे दौड़ पाते थे, लेकिन बावजूद इसके चपलता उनमें बहुत थी। लेकिन अभी वक्त तो उस राजनीतिक सफर का है जिसमें यह समझने की जरूरत है कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े धुरंधरों को एक झटके में देवेंद्र फडणवीस ने मात दे डाली। और यह मात इस रूप में बड़ी जरूरी है कि उनके अपने सफर को आप सिर्फ इसलिए समझ लीजिए कि 1999 में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस के। ये विधायक के तौर पर पहुंचते हैं विधानसभा में। नितिन गडकरी बड़े कद्दावर नेता के तौर पर विदर्भ के और महाराष्ट्र की राजनीति में, और उस दौर में उनकी अपनी पहचान बड़े बड़े पुलों और सड़कों को बनाने को लेकर हो चुकी थी। लेकिन इन सब के बीच वहां के जाति समीकरण को जब समझते हैं तो याद कीजिए प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे को लेकर आते हैं और गोपीनाथ मुंडे के खेमे में उस दौर में देवेंद्र फडणवीस शिफ्ट होते हैं नितिन गडकरियों की उंगली को छोड़कर, और उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं 2013 में। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 2014 की हवा जो नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे देश में चलती है और वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसी बरस 2014 में जब चुनाव होता है तो सबसे ताकतवर बीजेपी के नेता के तौर पर नितिन गडकरी की मौजूदगी महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई देती है। लेकिन उसी नागपुर से, उसी संघ हेडक्वार्टर के करीब से और उसी संघ के साथ करीबी को लेकर नितिन गडकरी को दिल्ली आगे कर देती है और यहीं से एक नया सियासी सफर शुरू होता है। लेकिन 2014 और 2019 और 19 के बाद की परिस्थितियां शायद देवेंद्र फडणवीस के अपने राजनीतिक काल में बहुत कुछ बदल चुकी है। यह इसलिए कहने की जरूरत है क्योंकि हमने शुरू में एक जिक्र किया आपसे, जिस वक्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन गडकरी का नाम मंच तक से नहीं लिया जबकि वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, आज जब तमाम बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा अपने नाम पर मुहर लगने के बाद कर रहे थे तो कई नामों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने नाम नितिन गडकरी का भी लिया। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं
ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पाठ है। आप किसे भी सार्वजनिक तौर पर नकारे नहीं। पता नहीं किस मोड़ पर किस तरीके से कौन आपके काम आ जाए। यह गलती अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने की होगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस यह गलती नहीं करेंगे। यह उस संयम का पाठ है जिस संयम के आश्रय वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। क्योंकि एक सवाल इस दौर में लगातार उठता रहा कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो उससे पहले कर्नाटक में हुआ था, यानी दिल्ली अपने अनुकूल अपनी बिसात बिछाती है। और इस दायरे में हरियाणा भी भूलना नहीं चाहिए, झारखंड भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने हिसाब से वहां पर जिन जिन नेताओं को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी गई, वो सवाल बीजेपी के भीतर घुमड़ते रहे। लेकिन बिल्कुल अपने अंदाज में संघ के साथ चलते हुए पूरे चुनाव यानी बीते 5 महीनों में जो राजनीतिक पाठ संघ ने देवेंद्र फडणवीस को पढ़ाया, उसी का नतीजा है कि मराठा वोट बैंक हो या फिर उसके समानांतर पिछड़े तबके का वोट बैंक हो, दलितों का वोट बैंक हो, यहां तक कि कुणबी समाज जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है उसमें भी सेंध लगानी हो। इन तमाम परिस्थितियों में हम कह सकते हैं संघ के महासचिव अतुल लिमय ने बड़ा काम किया। उन्होंने बड़ा अध्ययन किया उस राजनीति का जिसके आश्रय मराठा वोट बैंक खड़ा होकर निकला और मराठा राजनीति का वर्चस्व महाराष्ट्र के भीतर रहा। 10 मुख्यमंत्री मराठा समाज से हो चुके हैं, लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस के जरिए 2 मैसेज देने की जरूरत संघ को भी थी। एक तो किसी ब्राह्मण के आश्रय राजनीति का पाठ अगर किसी राज्य में चलाना हो तो मैसेज साफ होना चाहिए, उससे बड़ा धुरंधर कोई नहीं। और राजनीतिक तौर पर हर जाति विशेष के भीतर यह मैसेज देना चाहिए कि यह शख्स आपसे टकराएगा नहीं, बल्कि आपको साथ लेकर चलेगा। और देवेंद्र फडणवीस की यही पहचान इस दौर में है। दिल्ली ने चाहा था कि जातीय समीकरणों के हिसाब से मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन संघ ने कहा बिल्कुल नहीं। संघ चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष भी बने और अंदरूनी मैसेज यह भी है कि इस बार मार्च के महीने में नया अध्यक्ष बीजेपी का जो भी बनेगा वो 2 साल के बाद जब कुर्सी से हटेगा तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की कुर्सी छोड़कर केंद्र की दिशा में यानी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर वहां चले जाएंगे। यह एक इंटरनल मैसेज है। लेकिन बावजूद इसके तमाम जगहों पर संघ ने जिस रूप में साथ दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पे बैठाया और साफ संदेश दिया कि इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से मुहर लगनी चाहिए जिसमें साफ हो कि हर विधायक को कहा गया कि आप जो मन चाहे नाम प्रस्ताव कर सकते हैं। और शायद बीजेपी के इतिहास में पहली बार यह मौका भी आया कि उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। हर चैनल के भीतर से कोई सोर्स नहीं था, खुले तौर पर पर्यवेक्षक बने रूपाणी साहब लगातार ये ऐलान करते रहे किसी को कुछ और कहना है तो कह दीजिए, किसी के जहन में कोई दूसरा नाम है तो कह दीजिए, लेकिन सबने एक ही नाम पर मुहर लगाई। 132 विधायक एक ही नाम पर सहमति। किसी ने प्रस्ताव किया, किसी ने समर्थन किया, लेकिन नाम एक ही था। और इस कड़ी में देवेंद्र फडणवीस को इसलिए भी समझना होगा कि जिस राजनीति को इस दौर में दिल्ली साधती रही उसमें याद कीजिएगा तो मनोहर लाल खट्टर जो जाट नहीं थे, बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। रघुवर दास आदिवासी नहीं थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और देवेंद्र फडणवीस मराठा नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। एक अंतर यह है इस दौर में खट्टर की राजनीति ने बीजेपी को संकट में डाला। रघुवर दास तो खुद चुनाव हार गए, उसके बाद राज्यपाल बन गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस संघर्ष करते रहे और राजनीतिक तौर पर सियासत को साधते रहे। इसीलिए राजभवन जब पहुंचे तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के हाथ में वो कागज दिया, आप जाइए और आगे आप रहिए। देख लीजिए इस तस्वीर को।
एक मिनट जूम इन कर। ये मोबाइल है, ये मोबाइल कोण आहे तो? एक मिनिट। सब दिखने चाहिए। तो राज्यपाल को बहुमत सौंप दिया गया। राज्यपाल ने इजाजत दे डाली और कल शपथ भी हो जाएगी। लेकिन एक अंधेरा या राजनीतिक सत्ता चाहने की होड़ में जो धोखा देने की परिस्थिति है महाराष्ट्र की राजनीति में, वह पीछा छोड़ेगी नहीं किसी का। शरद पवार ने जिस तर्ज पर एनसीपी को खड़ा किया, उसमें भतीजे का कितना योगदान, यानी अजीत पवार का कितना योगदान, शायद हर कोई महाराष्ट्र में जानता होगा। बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को खड़ा किया, उसको खड़ा करने में एकनाथ शिंदे का कितना बड़ा योगदान शायद महाराष्ट्र का हर शख्स जानता होगा। लेकिन सियासत में शह और मात का खेल जिस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस ने खेला, और दिल्ली एक वक्त उनके पीछे खड़ी रही और इस वक्त संघ उनके पीछे खड़ा है, यानी राजनीति को कब कैसे किस रूप में साधना है देवेंद्र फडणवीस ने यह करके दिखा दिया। यानी चाणक्य भी असल में वही, और एक ऐसा चाणक्य जो खुद को ही चंद्रगुप्त बना बैठा है। इस सियासत को समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर का सच जो है आज इस रूप में भी उभर कर आया, जब तीनों नेता एक साथ बैठे और संवाद इस बात को लेकर, शपथ को लेकर, हमें लगता है इस हंसी ठिठोली को उस गंभीर राजनीति और महाराष्ट्र की अतीत की सियासत के गरिमामय दौर को जोड़ते हुए देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी शपथ की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। नहीं, मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लियर। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अजीत पवार की पार्टी को इतनी सीटें क्यों मिल गई और कैसे मिल गई, और उससे भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी को इतनी बड़ी ज्यादा तादाद में जनता ने कैसे जिता दिया। और यह भी सवाल है, क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी नहीं होती है। सवाल तो यह भी है, क्या वाकई जनता के हाथ में अगर कैश दे दिया जाए, जो लाडली बहना के जरिए और बेरोजगार युवाओं के हाथ में दिया गया, तो क्या सत्ता का रुख एक झटके में संसद की पारंपरिक राजनीति से हटकर बदल जाता है। इस राजनीति का सार क्या सिर्फ इतना भर है कि सियासत साधनी आनी चाहिए, किस मौके पर कौन सी चाल चलनी है यह आपको समझ होनी चाहिए, या फिर इसका पाठ यह भी है, वाकई दिल्ली के इशारे पर देश में चुनाव चलते हैं और उस चुनाव को चुनौती देने के लिए कोई नहीं है, और इस देश का वोटर सिर्फ टकटकी लगाकर देखता रह जाता है, क्योंकि इस दौर में जो शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर भारत की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए जो भी लाभ दे देती है सत्ता, उसी के अनुकूल परिणाम मानकर हर कोई खामोश हो जाता है। हो जो भी, लेकिन कल के बाद 2 सवाल बड़े होंगे। पहला सवाल, अगर संघ देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ा है तो महाराष्ट्र की राजनीति जो इससे पहले चली आ रही थी, आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे। उस बदलाव का चिन्ह जो होगा वो नए हिंदुत्व के आश्रय होगा।
और दूसरी परिस्थिति सब कुछ अडानी के अनुकूल नहीं होगा। अगर संघ साथ में खड़ा है तो इन दो बातों पर गौर रखिएगा। कल इस पर चिंतन होगा जब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका होगा, क्योंकि चाणक्य ने खुद को चंद्रगुप्त बना डाला और हर कोई देखता रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।